नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी क्या है? व्हाट इज द लॉ सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी? तो यह एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा भारत में खबरों समाचारों के भविष्य की जांच करने वाली एक रिपोर्ट तैयार की गई। The independent think tank Vidhi Center for Legal Policy has released a report examining the future of news in India. इस रिपोर्ट के अनुसार प्रिंट पत्रकारिता के बिगड़ते आर्थिक हालातों में जनता को विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराने की इसकी अक्षमता को मुश्किल में डाल दिया है, जो सत्ता द्वारा नियंत्रित एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। डिजिटल समाचार का संचालन बिना किसी नियमन के होता है। सार्वजनिक संचार में पोस्ट ट्रूथ पैराडिज्म के प्रतिमानों तथा गलत सूचनाओं का व्यापक प्रसार डिजिटल समाचार वितरण के लाभों को प्राप्त करने में बाधक है। पोस्ट ट्रूथ परिस्थितियों में ऐसे उद्देश्य शामिल होते हैं जिनमें भावुकता और व्यक्तिगत विश्वास की अपेक्षा जनता की राय को आकार देने में वस्तुनिष्ठ तथ्य कम प्रभावशाली होते हैं। लोया जिरगा क्या है? व्हाट इज लोया जिरगा? तो यह अफगानिस्तान की एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जातीय, धार्मिक एवं जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाती है। इट इज ए collective national assembly of Afghanistan which brings together representative of various ethnic, religious and tribal communities on one platform. यह एक उच्च सम्मानित दशकों पुरानी परामर्श संस्था है जिसे राष्ट्रीय संकट के समय या राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए बुलाया गया है। अफगान संविधान के अनुसार लोया जिरगा को अफगान लोगों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि यह आधिकारिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है और न ही इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। फिर भी लोया जिरगा के फैसले को राष्ट्रपति और अफगानिस्तान की संसद द्वारा अंतिम रूप में देखा जाता है। निजीकरण से क्या तात्पर्य है? What does privatization mean? तो निजीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति अथवा कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है। Privatization refers to a process in which the ownership of a particular public property or business is transferred from a government organization to a private institution. यह भी संभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण बिना विक्रय के ही हो जाए। तकनीकी दृष्टि से इसे अविनियमन कहा जाता है। इसका आशय यह है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित थे उनमें अब निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन की बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे। इस दृष्टि से निजीकरण का महत्व भी बढ़ गया है। रणनीतिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? What does strategic sector mean? तो वर्तमान में रणनीतिक क्षेत्र की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। रणनीतिक क्षेत्रों को औद्योगिक नीति के आधार पर परिभाषित किया जाता था। At present, there is no clear definition of strategic sector. Political areas were defined on the basis of industrial policy. सरकार ने औद्योगिक नीति के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने 18 रणनीतिक क्षेत्रों को 3 व्यापक खंडों खनन और पर्यवेक्षण, विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं निर्माण, सेवा क्षेत्र। रणनीतिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी सार्वजनिक उपक्रम गैर रणनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ई संजीवनी क्या है? व्हाट इज ई संजीवनी? तो डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श संबंधी इस प्रणाली का कार्यान्वयन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। द सिस्टम ऑफ डॉक्टर टू डॉक्टर टेली काउंसलिंग इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर प्रोग्राम।
इसके तहत 2022 तक हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श प्रदान करने की योजना बनाएगी। इस मॉडल में राज्यों द्वारा पहचाने एवं स्थापित किए गए चिकित्सा कॉलेज तथा जिला अस्पताल हब के रूप में कार्य करेंगी और वे देश भर के स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों यानी कि स्पोक को टेली परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत क्यों की गई थी? वाई वॉज ए संजीवनी ओपीडी लॉन्च? तो इसकी शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौर में रोगियों को घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके माध्यम से नागरिक बिना अस्पताल जाए व्यक्तिगत रूप से डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। It was started with the aim of enabling patients to consult doctors at home during the COVID-19 epidemic, through which citizens can consult doctors personally without going to hospital. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 2800 प्रशिक्षित डॉक्टर ई संजीवनी ओपीडी पर उपलब्ध हैं, जो रोजाना लगभग 250 डॉक्टर और विशेषज्ञ ई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके माध्यम से आम लोगों के लिए बिना यात्रा किए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करना काफी आसान हो गया है। टेलीमेडिसिन का क्या अर्थ है? व्हाट डज टेलीमेडिसिन मीन? तो टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की एक उभरती हुई शैली है, जो कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर को दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कुछ दूरी पर बैठे रोगी की जांच करने और उसका उपचार करने की अनुमति देता है। टेलीमेडिसिन इज एन इमर्जिंग स्टाइल ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, which allows the healthcare professional to examine and treat a patient sitting at some distance using telecommunication technology. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टेलीमेडिसिन का अभिप्राय पेशेवर स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऐसे स्थानों पर रोगों की जांच, उपचार तथा रोकथाम, अनुसंधान और मूल्यांकन आदि की सेवा प्रदान करना है, जहां रोगी और डॉक्टर के बीच दूरी एक महत्वपूर्ण कारक हो। टेलीमेडिसिन का सबसे शुरुआती प्रयोग एरिज़ोना प्रांत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने टेलीमेडिसिन के शुरुआती विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईट राइट इंडिया आंदोलन का संबंध किससे है? विद होम इज द ईट राइट इंडिया मूवमेंट रिलेटेड? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईट राइट इंडिया आंदोलन खाद्य पर्यावरणीय परिदृश्य में सभी हितधारकों द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रयास है। इसमें विनियामक क्रियाएं एवं खाद्य व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं की लक्षित पहल शामिल है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? When is World Tribal Day celebrated? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन है। इसका उद्देश्य है, विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य है विश्व की देशज आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना एवं उनकी रक्षा करना है। जीवन न्याय मुक्त नहीं है, इसकी आदत डाल दीजिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको हर जगह न्याय मिले, लेकिन जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस प्रकार से हमें हर जगह न्याय मिले यह संभव बहुत कम हो जाता है, और हर जगह हम न्याय की आस पर ही बैठे रहें यह भी अच्छा नहीं। जीवन न्याय मुक्त नहीं है, इसकी आदत हमें डाल लेनी चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 अगस्त, ऑप्शन बी 19 अगस्त और ऑप्शन सी 13 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। कब मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस?
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।